एपिसोड 20। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे रजत पूजा को सरप्राइज देने के लिए पहले उससे नाराज होने का नाटक कर घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। और इधर जब सुहानी को होश आता है और वो तन्मय को इस तरह सच्चे मन से खुद का ख्याल रखते हुए देखती है तो उसे खुद पर गिल्टी सा फील होता है कि वो कभी भी उनके साथ सीधी मुंह बात तक नहीं की थी और आज वही उसका साथ दे रहे हैं। इसीलिए वो तन्मय से माफी भी मांगती है, लेकिन तन्मय उसे इन सब बातों को भूल जाने के लिए कहता है और फिर उसे आराम करने बोल कमरे से निकल जाता है। जब वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तभी किचन से पूजा उसे आवाज देते हैं रोक लेती है। अब कहानी आगे। तन्मय पूजा से बोलता है, बोलिए दीदी, आपको कुछ काम था क्या? वो, हाँ तन्मय, मुझे बाजार से कुछ सामान लेना था, तो क्या तुम मुझे मार्केट लेकर चलोगे? जी दीदी, आप तैयार हो जाइए, मैं तब तक अपने कमरे से आता हूँ। ये बोल तन्मय अपने कमरे में चला जाता है। और जब बाहर मार्केट जाने के लिए निकलता है तो पूजा के साथ सुहानी को खड़ा देख थोड़ा चौंक जाता है और मन ही मन बोलता है, अरे ये क्या, सुहानी खड़ी क्यों है? इसे तो अभी आराम करना चाहिए था, पर ये अपने कमरे से बाहर आई क्यों? तन्मय अभी दूर खड़ा ये सोच ही रहा होता है कि तभी पूजा का उस पर नजर पड़ जाता है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, अब भाई, क्या तुम दिन भर वहीं खड़े रहोगे या फिर हमें बाजार भी लेकर जाओगे? वो, दीदी, क्या सुहानी भी हमारे साथ मार्केट चल रही है? तन्मय की बात सुन पूजा अजीब तरह अपना मुंह बनाते हुए बोली, अरे तो इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है तन्मय? मैंने सोचा जब हम दोनों जा ही रहे हैं तो इसे भी अपने साथ ले चलूं, घर पर अकेले बोर हो जाती है ना। इस पर तन्मय कुछ बोलता उससे पहले ही सुहानी उसे इशारा करते हुए बताती है कि वो अब बेहतर है और बाजार चल सकती है। फिर तन्मय दोनों को लेकर बाजार निकल गया। जब तन्मय मार्केट पहुंचा तो वहां से कुछ दूरी पर ही गाड़ी रोकते हुए बोला, दीदी, आपको जो शॉपिंग करनी है आप जाकर कर लीजिए, मैं गाड़ी में बैठकर आपका वेट करता हूँ। ठीक है, मैं बस जल्द ही आती हूँ, चल सुहानी। ये बोल पूजा सुहानी को भी अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन सुहानी सच में अभी अंदर से काफी कमजोर फील कर रही थी, पर पूजा के सामने ठीक होने का दिखावा कर रही थी ताकि उसे परेशानी ना हो उसके बारे में सोचकर। इसीलिए वो भी गाड़ी से उतर पूजा के साथ जाने लगी, लेकिन बीच बीच में वो अपने सर को हाथ से पकड़ लेती थी। ये बात तन्मय ने नोटिस कर ली थी। तन्मय खुद में गाड़ी में बड़बड़ाता हुआ बोला, मुझे दीदी को बता देना चाहिए था कि सुहानी की तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी उन्हें सुबह में ये तो बोला ही था ना कि उसका सर दर्द कर रहा है। अभी भी उसी को कंटिन्यू रखता हूँ, वो अभी भी ठीक नहीं है, मुझे यहाँ नहीं उसी के साथ होना चाहिए। ये बोल तन्मय गाड़ी से निकल पूजा और सुहानी के पीछे पीछे चलने लगा। जब पूजा अपने पीछे किसी को आते हुए महसूस की तो वो अचानक पलट गई और तन्मय को देख बोली, तन्मय, तुम तो बोले थे कि तुम गाड़ी में ही हमारा वेट करोगे, तो फिर ये क्या है? वो, दीदी, मैंने सोचा अगर मेरी कभी जरूरत आ पड़ी तो इसीलिए मैं आ गया, मैं आपके साथ ही रुकता हूँ। तन्मय को इस तरह पूजा से झूठ बोलते देख सुहानी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो पूजा के थोड़ा आगे बढ़ने पर तन्मय के पास जाकर धीरे से बोली, आपको दीदी से ऐसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब सच में ठीक हूँ, तो आप में चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए ही यहाँ पर आए हैं ना, कहीं मुझे फिर से चक्कर आ गया तो। तन्मय थोड़ा सुहानी पर हक जताते हुए बोला, अब जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए ना कि अभी भी तुम अंदर से काफी कमजोर हो और तुम्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। पर नहीं, तुम्हें तो बहादुर बनना है ना। बोल देती दीदी से कि तुम मार्केट नहीं चल सकती हो, बाकी मैं संभाल लेता। तन्मय धीरे धीरे बड़बड़ाए जा रहा था और सुहानी उसे चुप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। इसीलिए सुहानी उसे चुप करने के लिए अचानक उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है और धीरे से कहती है, ये आपका घर नहीं है, मार्केट है तन्मय, सभी हमारे तरफ ही देख रहे हैं, चुप हो जाइए। सुहानी के ऐसा करने से एक बार फिर तन्मय का प्यार उसके लिए जागने लगा और वो उसके चेहरे में जैसे खो सा गया और सुहानी भी बस एकटक तन्मय को ही देखे जा रही थी। ये नजारा दूर खड़ी पूजा ने जब देखा तो वो उन दोनों के पास आ अपने गले को धीरे से खरासते हुए बोली, ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मेरे पूछने पर तुमने तो बोला था कि नहीं दीदी, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर ये रोमांटिक सीन? पूजा ये सब बोले जा रही थी और मजे लिए जा रही थी, लेकिन तभी सुहानी बोल पड़ी, प्लीज दीदी, आप मजाक करना बंद कीजिए, वो सच बोले थे, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस ये तब से इतना बोल ही रहे थे ना कि मेरा सर पक गया, इसीलिए मैंने इनके मुंह पर हाथ रख इन्हें चुप करा दिया और कुछ नहीं है। और आप बताइए, आपकी शॉपिंग हुई कि नहीं? हाँ सुहानी, शॉपिंग तो हो गई, पर तुम लोग कुछ नहीं खरीदोगे क्या? पूजा के पूछने पर दोनों एक ही साथ बोल पड़े, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों को एक साथ एक ही बात बोलते सुन पूजा बोल पड़ी, अरे वाह, तुम दोनों तो एक ही बात सोचते हैं, तुम्हारी पसंद कितनी मिलती ना। अच्छा अब चलो।
पूजा ये बात बोल आगे बढ़ जाती है, लेकिन सुहानी और तन्मय एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर कुछ देर बाद, लगभग शाम का समय हो गया था, वो तीनों घर आ जाते हैं। पूजा वो सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सुहानी भी अपने अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी तन्मय उसे पीछे से आवाज देते हुए बोलता है, क्या सच में तुम अब ठीक हो? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। सुहानी तन्मय की आवाज सुन रुक जाती है और उसके पास आते हुए कहती है, हाँ मैं अब ठीक हूँ सच में, बस थोड़ी वीकनेस है, पर धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। अगर तुम्हें कुछ भी खाने का मन हो तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। इस हालत में तुम खुद किचन में मत चली जाना। वैसे मुझे अभी कुछ भी खाने का मन तो नहीं है, पर अगर एक कप चाय मिल जाती तो। सुहानी ये बात थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, जिस पर तन्मय झट से बोल पड़ा, इसमें इतना हिचकिचाहट से बोलने की क्या बात है? तुम मुझे बिना संकोच किए बोल सकती हो। एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाकर तब तक आराम करो, मैं कुछ देर में चाय लेकर आता हूँ। ये बोल तन्मय वहां से चला जाता है, लेकिन अब सुहानी रॉकी को और उसके दिए जख्मों को भूलने लगी थी और तन्मय की तरफ खींची चली जा रही थी। उसका उसे इतना इम्पोर्टेंट देना, उसका ध्यान रखना और हक से डांटना, ये सब सुहानी को बहुत अच्छा लगने लगा था। इसीलिए वो बीच हॉल में अभी भी अकेले खड़ी मुस्कुराई जा रही थी। उसे इस तरह से मुस्कुराते उसके बाबा सुखदेव ने देख लिया। सुहानी मेरी बच्ची। सुहानी बाबा की आवाज सुन झट से बोल पड़ी, डेड आप बोलिए। सुहानी बेटा, तुम मेरे साथ यहाँ आओ। सुखदेव जी सुहानी को अपने साथ हॉल में सोफे पर ले जाकर बिठाते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, क्या बात है बेटा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो, अपने बाबा से नहीं बताओगी? सुखदेव की बात सुन अब सुहानी थोड़ा सोच में पड़ गई कि वो उनसे क्या कहे, और कहे भी तो कैसे कि उसे तन्मय अच्छा लगने लगा है, जबकि अभी तक ये बात तन्मय को भी नहीं बताई है उसने। सुहानी बेटा, कहाँ खो गई तुम? डेड आप भी ना, मैं खुश इसीलिए हूँ क्योंकि आज मैं दीदी के साथ मार्केट गई थी। वहां जाकर मैंने ढेरों शॉपिंग करी और आपको तो पता है कि मुझे शॉपिंग करना कितना पसंद है। वो सपना मेरा आज पूरा हो रहा था, इसीलिए मैं खुश हूँ। ओ तो मेरी बेटी आज शॉपिंग करके आई है, तभी तो मैं सोचूं ये अकेले खड़ी खड़ी क्यों मुस्कुराई जा रही है। डेड आप भी ना, अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मुझे और भी ढेरों काम है, बाय, लव यू। ये बोल सुहानी वहां से उठ दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत दिनों के बाद सुखदेव ने इतना खुश देखा था, ये देखकर वो भी बहुत खुश था। इधर पूजा अपने कमरे में रजत के लिए शॉपिंग कर जो सभी गिफ्ट्स लाई थी उसे अलमारी में रख और कुछ गिफ्ट्स टेबल पर रख दी और कमरे के बीच में खड़ी होकर खुद में बोली, मुझे उम्मीद है कि आप ये गिफ्ट्स देखकर खुश हो जाएंगे रजत जी, और आपकी सारी नाराजगी गायब हो जाएगी, बस ऐसा ही हो। जब रजत शाम में घर आया तो वो तन्मय को हाथ में चाय का कप लिए सुहानी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। ये देखकर रजत वहीं से बोला, तन्मय आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए और ये क्या है? अगर तुम्हें ऑफिस नहीं आना था तो पहले ही बता देते ना, आज तुम्हारी वजह से मुझे ऑफिस में कितनी दिक्कत हुई। रजत थोड़ा रूडली बात किया। ये सब सुहानी अपने कमरे के खिड़की पर से सुन रही थी और पूजा भी ऊपर से देख रही थी, इसीलिए वो झट से नीचे उतरते हुए बात संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं रजत जी, अब भूल गया होगा तन्मय, इसमें आप उसे ऐसे क्यों डांट रहे हैं? आगे से वो ध्यान रखेगा। पूजा की बात सुन रजत आज ऑफिस में हुई परेशानी की वजह से थोड़ा चिढ़ा हुआ था, इसीलिए उस पर भी भड़क उठा और बोला, अच्छा तो मैं गलत तरीके से बात कर रहा हूँ वाओ। ये बोल वो गुस्से से कमरे की तरफ चला गया। तभी तन्मय बोल पड़ा, सॉरी दीदी, मेरी वजह से भाई से आपको भी डांट पड़ गई। गलती तो सच में मेरी ही थी, मैं ऑफिस में इन्फॉर्म करना भूल गया कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ। कोई बात नहीं तन्मय, कभी कभी हो जाता है। और रही बात रजत जी के गुस्से की तो तुम उसकी चिंता मत करो, वो कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। ऑफिस में काम के प्रेशर कर वजह से थोड़ा मूड खराब होगा उनका, तुम चाय पियो। पूजा तन्मय को समझाकर वहां से कमरे की तरफ चल देती है और मन ही मन सोचती है, मैंने तन्मय को तो ये बोल शांत कर दिया कि रजत जी ऑफिस के प्रेशर की वजह से थोड़ा चिड़चिड़े थे, पर बात क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। पहले तो वो ऐसे ऑफिस से गुस्से में नहीं आते थे, आज ऐसा क्या हुआ जो उनका मूड इतना खराब हो गया था? पता नहीं, मुझे तो कमरे में भी जाने से डर लग रहा है, कहीं मुझे सुबह वाली बात लेकर और गुस्सा ना करने लगे, और मैंने जो उनके लिए कमरे में गिफ्ट्स रखे हैं वो सब देख और नाराज ना हो जाए। ये सब सोचते सोचते पूजा कमरे के दरवाजे पर जा पहुंची। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो कमरा पूरी तरह अंधेरा हुआ पड़ा था। ये देख पूजा थोड़ा सोच में पड़ गई, अरे ये क्या, कमरा का लाइट ऑफ क्यों है? और रजत जी कमरे को इतना अंधेरे क्यों कर रखे हैं? पूजा कमरे के अंदर जाते हुए बोली, रजत जी आपने कमरे की लाइट ऑफ क्यों कर दिया है? ये बोलते हुए वो कमरे के बीचों बीच जा पहुंची और जैसे ही वो आगे बढ़ती अचानक से ही कमरे में चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट जल गई और उसके ऊपर फूल गिरने लगे।
एक पल में ही पूजा के चेहरे पर जो उदासी और मायूसी थी वो गायब हो एकदम से बड़ी प्यारी स्माइल आ गई और वो अपने ऊपर गिर रहे फूलों के साथ खेलने लगी। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आया और वो एकदम शांत खड़ी होकर इधर से उधर देखने लगी और रजत को देखते ही एकदम धीरे आवाज में पूछी, ये सब आपने किया है रजत जी? पूजा की घबराहट देख रजत समझ गया कि उसे लग रहा है कि वो उससे गुस्सा है और इसीलिए वो धीरे से पूजा के पास आते हुए बोला, ये सब मैंने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए किया है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? पास आते हुए रजत ने पूजा से कहा। रजत के बदले अंदाज को देख पूजा एकदम हैरान थी कि अभी तो वो नीचे इतने रूडली बिहेव कर रहे थे, ऊपर से सुबह भी मुझसे नाराज होकर ही चले गए थे, लेकिन अभी अचानक इतना खुश और मेरे लिए सरप्राइज। क्या सोच रही हो पूजा? यही ना कि मैं तो तुमसे गुस्सा था, तो फिर ये सब क्या है? हाँ रजत जी, पर पूजा अभी इतना ही बोली थी कि तभी रजत उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए बोला, ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि जब तुम्हें अचानक ये सरप्राइज मिले तो तुम्हारे चेहरे की रौनक और ज्यादा हो जाए। वो सुबह से तुमसे बात ना करके मैं ही जानता हूँ कि दिन भर कैसे रहा हूँ। पूजा रजत की बात सुन पूरी तरह हैरान थी और इसीलिए झट से उसके हाथ को अपने होठों पर से हटाते हुए गुस्से से बोली, क्या इसका मतलब कि आपने जो सुबह से मेरे साथ रूडली बने हैं वो सब सिर्फ एक नाटक था? और नहीं तो क्या? भला मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूँ क्या? रजत की ये बात पूजा को थोड़ा खराब लगा और उसे गुस्सा आ गया, इसीलिए वो रजत को अपने से दूर करते हुए बिना कुछ बोले जाकर बेड पर लेट अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसे करते देख रजत बोला, क्या हुआ पूजा, तुम ऐसे अचानक सोने क्यों चली गई? ये पूछते हुए रजत भी बेड के पास जा खड़ा हो गया। उसके एक बार पूछने पर पूजा कोई जवाब नहीं देती है तो रजत दोबारा सवाल करता है, लेकिन इस बार भी पूजा कोई रिप्लाई नहीं देती है। उसके इस तरह के बर्ताव से रजत को थोड़ा गुस्सा आ गया, इसीलिए वो पूजा के ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए पूछा, क्या यार पूजा, मैं तुम्हारे लिए कब से ये सारा सरप्राइज प्लान कर रहा था और जब तुम्हें दिया तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्लीज बताओ तो क्या हुआ तुम्हें? पूजा गुस्से से बेड पर उठ बैठते हुए बोली, अच्छा तो आपको नहीं पता है कि मेरे ऐसे बर्ताव का कारण क्या है? अब जब तक तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? पूजा, अच्छा, अगर आपको मुझे सरप्राइज देना ही था तो आप कोई और प्लान बनाते। आपने मेरे साथ एक सुबह से ऐसे बिहेव करके मुझे दिन भर परेशान किया है। मैं दिन भर बस यही सोचती रह गई आखिर आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं और अब मैं आपको कैसे मनाऊं? पर आपको मेरे परेशानी से क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपनी सरप्राइज की पड़ी थी ना। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए मेरी बीवी मुझसे इतना नाराज है। अब मैं तुम्हें मनाने के लिए क्या करूं बोलो? मैं सब करूंगा पूजा। आपको कुछ नहीं करना है मेरे लिए, बस आप मुझे सोने दीजिए, मुझे सोना है रजत जी। ये बोल पूजा फिर से बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की अचानक से रजत दर्द से कराह उठा। उसकी आवाज सुनते ही पूजा झट से उठ बोली, क्या हुआ रजत जी, आप अभी ऐसे क्यों चीखे, बताइए। कुछ नहीं हुआ है मुझे पूजा, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। तो आपको मेरा गुस्सा मजाक लग रहा है रजत जी? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ये बोल पूजा जैसे ही पलटकर दूसरे तरफ सोने को मुड़ी रजत उसे खींच अपनी ओर कर लिया और उसके ऊपर आके उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं जीऊंगा कैसे? तुम जानती हो कि मैं बिना तुम्हारे अब नहीं जी सकता हूँ। अच्छा बाबा, अब मुझे माफ भी कर दो, आइंदा अगर सरप्राइज देना होगा तो भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। प्लीज पूजा, इस बार माफ कर दो, मान जाओ ना। अच्छा खुद गलती करके माफी मांग लेते हैं, इससे सब सही हो जाता है क्या? हटे मेरे ऊपर से रजत जी। पूजा की नाराजगी रजत के मनाने से नहीं खत्म हो रही थी, लेकिन रजत भी कहाँ हार मानने वालों में से था। वो पूजा के मना करने के बावजूद भी उसके करीब बढ़ने लगा और बोलने लगा, क्या सच में तुम मुझे माफ नहीं करोगी पूजा? रजत के ऐसे करीब आने से पूजा मदहोश होने लगी और उसके जुबान लड़खड़ाने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इससे पहले कि रजत उसके बेहद करीब आता वो झट से अपने हाथ को कसकर रजत के हाथ से छुड़ाए और शर्म के मारे दूसरे तरफ पलट गई। रजत ने भी धीरे से उसके ब्लाउज के फिते को खोल दिया और उसके पीठ को चूमने लगा। पूजा रजत के छुअन से एकदम से मदहोश होने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए वो बोली, प्लीज रजत जी। ये बोल वो बेड पर से उतरने लगी, तभी रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या सच में तुम नहीं चाहती हो? इस पर पूजा कुछ जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो भी रजत के ऐसे प्यार करने से बेहद खुश थी, लेकिन उसे रजत से थोड़ा शर्म भी आ रही थी, इसीलिए वो बोल नहीं पा रही थी। जब रजत ने पूजा को कुछ नहीं बोलते देखा तो वो उसे खींचकर अपने गोद में गिरा लिया और उसके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मुझे पता है पूजा कि मेरा इस तरह से तुम्हें प्यार करना तुम्हें नर्वस कर देता है। अगर तुम अभी ये सब नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपनी मनमानी नहीं करने वाला, पर मुझे सच्ची में माफ कर दो, मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा।
रजत की बात ने पूजा की सारी नाराजगी दूर कर दी और उसे काफी अच्छा भी लगा जब रजत उसके मन का इतना ध्यान रखता है ये देखकर, इसीलिए वो रजत को देखते हुए बोली। और अगर मैं कहूँ कि मैं तैयार हूँ तो? इस पर रजत एकदम खुश होते हुए बोल पड़ा, तब तो मैं तुम्हें सारी रात नहीं सोने दूंगा। ये बोल वो पूजा के होठों को अपने होठों से चूमने लगता है। इधर तन्मय जब सुहानी के लिए चाय बनाकर कमरे में लेकर गया तो सुहानी को बेड पर बैठे देखो उसके पास जा बोला, ये लो सुहानी तुम्हारी चाय। उसे चाय दे तन्मय जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से सुहानी गिल्टी आवाज में बोल पड़ती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए तन्मय, मेरी वजह से आपको जीजू से आज डांट खानी पड़ गई। मैं उन्हें कल सारी बात बता दूंगी कि आप आज ऑफिस मेरी वजह से ना जा पाए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सुहानी की बात सुन तन्मय उसके तरफ मुड़ते हुए बोला, अच्छा तो तुमने बाहर जो भी हुआ वो सब सुन लिया, पर इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है सच में, और तुम्हें ये बात घर में किसी से भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? रही बात भाई के डांटने की तो उनका मुझ पर पूरा हक है और वो मुझे डांट सकते हैं। वैसे भी इंसान उसी को डांटता है जिसकी उसे परवाह होती है, जिससे वो प्यार करता है। तन्मय ने जैसे ही अपनी बात पूरी करी सुहानी तन्मय से बोल पड़ती है, तो इसका मतलब कि आप मेरी परवाह करते हो, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों होते हो? सुहानी के सवालों को सुन तन्मय उसके चेहरे को बस देखता रह गया और मन ही मन बोला, कितनी अजीब है ये लड़की, एक तो खुद अपनी तरफ खींचती है और फिर मासूमियत से सवाल करती है कि मैं इसकी इतनी परवाह क्यों करता हूँ। काश कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाता। ये मन ही मन सोच वो सुहानी से बोला, देखो सुहानी अभी तुम ये चाय पियो और आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी जाता हूँ। ये बोलकर तन्मय कमरे से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुहानी सोच में पड़ जाती है और खुद में कहती है, मेरे पूछने पर उन्होंने बात को घुमा दिया, पर मुझे जानना है कि वो मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं। क्या वो मुझे पसंद करते हैं? सुहानी थोड़ा खुद में मुस्कुराते हुए बोली, या फिर मुझ पर तरस खा वो मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे ये बात जाननी ही होगी। जब सुहानी खुद में बातें कर रही थी तभी बाहर से पूजा की आवाज आई जो उसे पुकार रही थी, सुहानी कहाँ है तू, जरा हॉल में आना। पूजा की आवाज सुन सुहानी बेड पर से उठते हुए खुद में बोली, ये तो दीदी की आवाज है, ये मुझे क्यों बुला रही है, शायद कोई काम होगा। ये बोल सुहानी कमरे से निकल हॉल की तरफ चल पड़ी और वहां जाकर बोली, हाँ दीदी आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? हाँ सुहानी, देखना बाबा आज जाने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब उन्हें जाना चाहिए, मेरे रोकने पर भी नहीं मान रहे हैं। कम से कम तू तो यहाँ मेरे पास रुक जा, बोलना बाबा से। देखो पूजा बेटा, हम फिर तुमसे मिलने आएंगे, और जब सुहानी से मिलने का मन हो तो उसे बुला लेना, अब वो हमेशा यही तो नहीं ना रहेगी, उसे जाने दो। सुखदेव की बात सुन सुहानी अचानक से घबरा गई और मन ही मन बोलने लगी, डेड ऐसे कैसे जा सकते हैं, और अगर उन्हें जाना है तो जाए, मुझे यहीं पर रहना है। पर मैं ये बात कैसे बोलूं कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, अगर बोली तो सब क्या सोचेंगे। अभी सुहानी ये सोच ही रही थी कि तभी पूजा उसके कंधे को थोड़ा सा टच करते हुए बोली, अरे सुहानी तुम क्या सोचने लग गई, तुम बाबा को बोलो ना कि अभी कुछ दिन वो तुम्हें यहाँ रहने दें। सुहानी कुछ बोलती अभी उससे पहले ही हेतल इठलाते हुए बोल पड़ी, कोई जरूरत नहीं है सुहानी को यहाँ रुकने की, बड़ा प्यार दिखाने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ पर क्यों रोकना चाहती हो। माँ ये आप क्या बोल रही है, मैं सुहानी के साथ कुछ दिन और रहना चाहती हूँ, बस इसीलिए बाबा से बोल रही हूँ कि वो उसे कुछ दिन रहने दे यहाँ पर। आहा जैसे कि मैं तुझे जानती ही नहीं, सोच रही है कि अगर इसे यहाँ रोक लूंगी तो घर का सारा काम इससे ही करवा लूंगी, पर मैं तेरे इरादे को पूरा नहीं होने दूंगी, चल सुहानी अब यहाँ से बहुत दिन रह ली। ये बोल सुहानी की हाथ पकड़ हेतल दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी, तभी सुहानी अपने हाथों को हेतल के हाथों से छुड़ाते हुए बोली, प्लीज मॉम आपको जो सोचना है आप वो सोच सकती है, क्योंकि आपके दिमाग का कोई इलाज नहीं है, पर मैं अभी दीदी के साथ कुछ दिन और यहीं रहूंगी, मुझे भी उनके साथ रहना है, प्लीज डैड मुझे दीदू के पास रहने दीजिए ना, मैं पक्का कुछ दिन बाद जीजू के साथ आ जाऊंगी। पर बेटा, तभी पूजा बोल पड़ती है, पर वर कुछ नहीं बाबा, अब जब सुहानी ने भी हाँ बोल दी है तो बस अब फाइनल हो गया कि सुहानी मेरे साथ यहीं पर रुक रही है। हेतल के मना करने के बाद भी सुहानी वहां रुक गई और हेतल को सुखदेव के साथ अपना मुंह लटका कर वापस आना पड़ा, पर वो अंदर ही अंदर पूजा को बहुत कोसे जा रही थी कि ना जाने उसने उसकी इकलौती बेटी पर कौन सा जादू कर दिया है जो वो बस उसी की भाषा बोलने लगी है, पर अभी उसके पास सुखदेव के साथ गांव लौटने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। थैंक यू सुहानी, तुम मेरे कहने पर यहाँ रुक गई, मैं सच में बहुत खुश हूँ। अगर तू बाबा और माँ के साथ चली जाती तो मैं बहुत अकेला फील करती और तुम लोगों को बहुत मिस भी करती। सुहानी पूजा के गले से लग बोल पड़ी, इतना फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, मैं भी आपके साथ कुछ दिन और रहना चाहती थी इसीलिए रुक गई। अब आप मेरे लिए जल्दी से एक कप चाय बना दीजिए ना, मुझे चाय पीने का मन हो रहा है।
सुहानी की बात सुन पूजा मुस्कुराते हुए बोली, तू अभी रुक, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये बोल पूजा किचन की तरफ चली जाती है, लेकिन सुहानी वहीं खड़ी खड़ी मन ही मन बोलती है, अब मैं आपको दे दूं कैसे बताऊं कि मैं किस वजह से यहाँ पर रुकी हूँ, जबकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जैसी लड़की भी कभी ऐसे झूठ बोल सकती है। पर मैंने उनके लिए यहाँ रुकना क्यों चाहने लगी, आखिर ये सब हो क्या रहा है, बड़ा उलझन हो रहा है। ऊपर से वो भी कितना देर हो गया, ना ही मुझे एक बार देखने आए और ना ही मेरा हाल पूछने, क्या करूँ, एक बार जाकर खुद ही देखूं क्या वो कर क्या रहे हैं। ये सोच सुहानी तन्मय के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके पैर खुद ब खुद उसके तरफ खींचे जा रहे थे। जब वो कमरे में पहुंची तो तन्मय सामने कुर्सी पर बैठ अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। उसे देख सुहानी के चेहरे पर एक अलग सी ही चमक आ गई और वो वहीं खड़ी हो तन्मय को देखने लगी। तन्मय इन बातों से अनजान अपने मोबाइल में काम कर रहा था। जब उसे ऐसा लगा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है तो उसने से उठा, दरवाजे की तरफ जैसे ही देखा, समा ने सुहानी को देख खड़े होते हुए पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। अचानक तन्मय के खड़े होने से सुहानी एकाएक बड़बड़ाने लगी, पर उसे कोई शब्द नहीं मिल पा रहे थे जिससे वो तन्मय को कोई जवाब दे पाती। इसीलिए वो वहां से बिना कुछ बोले ही उल्टे पांव भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जैसे ही मुड़ने की कोशिश की उसका पैर स्लिप हो गया और वो लड़खड़ा कर तन्मय के बाहों में जा गिर पड़ी। तन्मय ने भी उसे कसकर अपने बाहों में पकड़ लिया और दोनों की आंखें एक दूसरे को देखने लगी और उनमें खुशी गई। तभी वहां पर रूही खेलते खेलते आ पहुंची और दोनों को ऐसे देख मासूमियत से हंसते हुए बोली, मासी आप तो ठीक से चल भी नहीं पाती है, तभी तो आपको चाचू ने पकड़ा हुआ है। हे मासी गिर गई। रूही की बात सुन तन्मय मुस्कुराते हुए सुहानी पर थोड़ा कमेंट कर बोला, हाँ रूही बेटा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, आपकी मासी लड़खड़ाती बहुत है, अब हमेशा मैं इसे थोड़ी ना संभालता रहूंगा। तन्मय की बात सुन सुहानी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाँ तो किसने कहा है आपको मुझे संभालने के लिए, मैं गिरूं या मरूं उससे आपको क्या। हम बेकार मैं यहाँ आई ही। ये बोल सुहानी नाराज हो वहां से चली गई। उसे ऐसे जाते देख रूही तन्मय से बोली, चाचू लगता है कि मासी हमसे गुस्सा हो गई, अब हम क्या करेंगे। तन्मय रूही को अपने गोद में उठाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन मत लो प्रिंसेस, आपकी मासी का मूड कैसे ठीक करना है मैं वो जानता हूँ, पर अभी कुछ वक्त हम दोनों मिलकर उनसे खूब मजा लेंगे, क्यों पार्टनर। रूही भी तन्मय के बातों में हामी भरते हुए बोली, हाँ पार्टनर, पर ध्यान रहे कि इसके बारे में मम्मी को पता नहीं चले, वरना वो हमें बहुत डांटेंगी। उसकी फिक्र तुम मत करो प्रिंसेस, वो सब तो मैं यूं हैंडल कर लूंगा। इधर सुहानी अपने कमरे में जा बेड पर से तकिया उठा इधर उधर फेंकते हुए गुस्से से बोली, हम वो खुद को समझते क्या है कि जो मन किया वो बोलेंगे। मैंने जरा उनसे अच्छे से बात कर ली, वो मेरा मजाक उड़ाने लगे, अच्छा होता कि मैं डेट के साथ ही चली जाती, बेकार खुद सपने देख यहाँ रुक गई। ये सब बरबराते हुए वो तकिए पर अपना गुस्सा निकाले जा रही थी। तभी वहां पूजा हाथ में चाय का ट्रे लिए आ गई और सुहानी जैसे ही तकिया फेंकने पीछे पलटी, पूजा को देख छत से फिर से दूसरी तरफ मुड़ गई और मन ही मन बोली, अरे मर गई, अब मैं दीदू को क्या जवाब दूंगी कि मैं ऐसे पागलों जैसी हरकत क्यों कर रही थी, मैं भी ना दरवाजा लगाना तो भूल ही गई थी। सुहानी के ऐसे हरकत से सच में पूजा बिल्कुल हैरान थी, इसीलिए वो सुहानी की तरफ बढ़ते हुए पूछी, सुहानी तेरी तबीयत सब तो ठीक है ना, आखिर तूने ये पूरे कमरे का क्या हालत बम दिया है, तू कब से ऐसी हरकत करने लगी। वो दीदू पहले आप ये चाय का ट्रे मुझे दो और यहाँ आओ मेरे पास बैठो। ये बोल वो पूजा को अपने साथ बेड पर बिठाते हुए बोली, दरअसल मैं अपने बैग को झाड़ रही थी, पता नहीं मुझे कुछ कर रहे थे इसीलिए। अरे अगर बैग झाड़ भी रही थी तो थोड़ा आराम से झाड़ती, ये देखो पूरा कमरा कैसे गंदा कर दिया है, लगता है अभी अभी यहाँ पर भूचाल आया है। पूजा ये बोल ही रही थी कि तभी तन्मय रूही के साथ कमरे में एंट्री मारता है और बोलता है, अरे यहाँ तो भयंकर भूकंप आ रखी है। क्यों रूही, क्या हुआ दी यहाँ पर जो इस कमरे की हालत ऐसी हो गई। तभी रूही भी पूजा से बोली, हाँ मम्मी मासी कमरा इतना गंदा क्यों है, आप मुझे तो हमेशा सिखाती हो कि अपना कमरा साफ रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक, आगे की कहानी को